हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं अपने, वो सेम ही है। जैसे नर के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। यहां मादा के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहेगा? ओवेरी। ठीक है, क्या रहेगा? अंडाशय। अंडाशय। हालांकि सबसे पहले हमने जब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था शुरुआत में, पहली क्लास के अंदर, ठीक है, तब हमने बात कर ली थी कि मादा मनुष्य में जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं वे अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। सहायक जनन अंग या यू कैन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मादा मनुष्य में, जैसे अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, ठीक है, योनि है, भग है बाह्य जननांग के रूप में, और जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो है स्तन ग्रंथियां और बारतुलिन ग्रंथियां। अब बात आती है कि मादा में जो प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग। मादा मनुष्य में प्राथमिक जननांग के रूप में क्या मिलता है? अंडाशय मिलते हैं। ठीक है, इनको प्राथमिक जननांग क्यों कहें? तो जैसे टेस्टिस, नर मनुष्य में टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग था, ठीक है, वैसे ही मादा मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय। यानी कई बार अगर मान लो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि भाई नर मनुष्य के वृषण के समान मादा मनुष्य में जनन अंग है, तो अंडाशय होता है। इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि एक तो इसमें युग्मक निर्माण, यानी युग्मक निर्माण बोले तो अंडाणु का निर्माण होता है। मादा युग्मक, अंडाणु का निर्माण होता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या रहती है इसमें कि यह मादा जनन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का स्राव करता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। हालांकि जब प्रसव अवस्था आती है, बच्चे का जब जन्म होने वाला होता है, उस कंडीशन में इसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है। ये हार्मोन अंडाशय की कौन कौन सी संरचनाएं स्रावित करती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक जनन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अंडाणु का निर्माण भी होता है और इसके द्वारा ही जो मादा जनन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, रिलैक्सिन, उनका स्राव भी होता है। अब बात आती है कि अंडाशय जो होते हैं ये कितने हैं? तो अभी बात कर रहे थे, ये एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, मादा मनुष्य में कितने होते हैं भाई? ये एक जोड़ी होते हैं। इनकी जो आकृति है, इनकी जो शेप है, ठीक है, वो कैसी होती है? तो इनकी आकृति या शेप होती है बादाम जैसी, आमंड शेप होते हैं ये। ठीक है, इनकी जो अगर हम परिमाप की बात करें, इनका परिमाप कितना होता है? तो इनका परिमाप होता है भाई, है ना, लंबाई होती है इनकी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो होती है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर, और इनकी जो मोटाई होती है, ठीक है, वो होती है लगभग 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इनका परिमाप होता है। अगर हम स्थिति देखें इसका, इसकी मतलब कहाँ स्थित होते हैं, है ना, फीमेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, मादा मनुष्य के अंदर, तो इनकी स्थिति जो होती है देह गुहा में, है ना, बॉडी केविटी में, देह गुहा में जो श्रोणी क्षेत्र होता है, पेल्विक रीजन, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र, पेल्विक रीजन, श्रोणी क्षेत्र में, ठीक है, श्रोणी क्षेत्र में जो वृक्क होते हैं, किडनी, उनकी पृष्ठ भित्ति से जुड़े हुए, ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं वृक्क,
की पृष्ठ भित्ति से डोर्सल सरफेस से पृष्ठ भित्ति से जुड़े हुए पाए जाते हैं, से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आपने को कि इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो भाई जैसे टेस्टिस जो थे नर मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस, वो तो उदर गुहा से बाहर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि अंडाशय जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं उदर गुहा में। ठीक है, यानी देह गुहा के अंदर होते हैं, श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं। और जो किडनी है, दोनों ओर की किडनी, उनकी जो नीचे वाला जो पार्ट है डोर्सल सरफेस जो है उससे जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे जितने भी अंग होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के मान लो, या फिर अन्य जितने भी विसरल ऑर्गन्स अपने हैं, आंतरिक अंग जितने भी हैं, वो सब ऐसे तो है नहीं कि देह गुहा के अंदर लटके हैं सीधे। ठीक है, तो वे जुड़े होते हैं। ठीक है, देह भित्ति से जुड़े होते हैं, तो विशेष तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे अंडाशय की बात करें तो अंडाशय जो होते हैं मिजोवेरियन तंतुओं द्वारा, मिजोवेरियन तंतुओं द्वारा देह भित्ति से जुड़े होते हैं, देह भित्ति से जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, मिजोवेरियन तंतुओं द्वारा, ध्यान रखना है, या इनको पेरिटोनियम के वलय बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ पेरिटोनियम ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, बाह्य संरचना होती है ओवेरीज की, या यूं कहें मादा के जो प्राथमिक जनन होते हैं अंडाशय उनकी। ठीक है, कितने होते हैं संख्या में, एक जोड़ी होते हैं। इनको प्राथमिक जनन क्यों कहें ये बताया, आकृति शेप कैसी होती है इनका जो परिमाप है पूरा वो कितना होता है, इनकी जो लोकेशन है वो क्या कहाँ स्थित होते हैं, और ये किन के द्वारा जुड़े होते हैं, बॉडी जो वॉल है उसके द्वारा। ठीक है, तो मेजोवेरियन तंतुओं द्वारा ये जुड़े होते हैं, फोर्स ऑफ पेरिटोनियम के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर बात आती है कि अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखिए, डिस्कस करें उसको। ठीक है, तो देखो इसकी जो आंतरिक संरचना होती है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ठीक है, अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है वो देखें, तो अंडाशय कैसा भाग होता है, अंडाशय एक सघन और ठोस अंग होता है। कैसा अंग होता है ये, डेंस एंड सॉलिड ऑर्गन्स। ठीक है, सघन एवं एक ठोस अंग होता है ये। ठीक है, सघन एवं ठोस अंग होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो गाढ़ा सघन तरल पदार्थ भरा होता है, उस गाढ़े सघन तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, गाढ़े सघन तरल पदार्थ को इसको बोलते हैं पिट्ठिका या स्ट्रोमा। पिट्ठिका या स्ट्रोमा, पिट्ठिका या स्ट्रोमा भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर बात करें अपन कि जो आंतरिक संरचना होती है अंडाशय की, उस आंतरिक संरचना जो भित्ति है ना, अंडाशय की भित्ति, जैसे मान लो मैं यहाँ रफली देख रहा हूँ इसको एक बार। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो ये अंडाशय वाला पार्ट है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी जो भित्ति होती है, ये जो भित्ति बनी हुई है इसकी। ठीक है, अब ये जो भित्ति है इसमें 3 लेयर मिलती है भाई। कितनी लेयर मिलती है इसके अंदर, 3 लेयर मिलती है, 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, इसकी जो वॉल होती है उसमें। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, तो देखो इसके अंदर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजेनिया। ट्यूनिका एल्बुजेनिया, ट्यूनिका एल्बुजेनिया बोलते हैं। यानी ये जो है ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाह्य परत होती है। इसकी जो मध्य परत मानी गई है, ठीक है, मिडल लेयर, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, ये इसकी मिडल लेयर होती है भाई, मिडल लेयर होती है। ठीक है, और इसकी जो सबसे अंदर वाली जो परत है, सबसे अंदर वाली जो परत है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं। और ट्यूनिका प्रोप्रिया जो होती है ये सबसे इंटरनल लेयर होती है,
सबसे इंटरनल लेयर होती है ये, ठीक है। तो हम बात करें कि अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है, उस अंडाशय की आंतरिक संरचना में अंडाशय एक सघन ठोस अंग माना गया है, और उस सघन और ठोस अंग के अंदर जो गाढ़ा सघन तरल पदार्थ भरा होगा, उस गाढ़े सघन तरल पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? इस गाढ़े सघन तरल पदार्थ को हम क्या बोल रहे हैं भाई? इसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा। क्या बोल रहे हैं इसको? स्ट्रोमा या पिट्ठिका बोल रहे हैं, ठीक है। साथ ही इसकी जो आंतरिक जो मतलब भित्ति होती है, इसकी मतलब पूरी जो लेयर होती है, ठीक है, वो 3 परतों में बटी होती है। आउटर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मिडल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, और इंटरनल लेयर जो होती है, आंतरिक परत जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलते हैं। अब देखो इसमें अंडाशय का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, स्ट्रोमा वाला पार्ट वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है। स्ट्रोमा वाला जो पार्ट होता है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है? 2 पार्ट के अंदर या 2 भागों के अंदर बटा होता है। देखो इसमें एक तो बात आती है कि जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि परिधि वाला भाग, ठीक है, इस परिधीय वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स, ठीक है। यानी अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है, इसी को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं स्ट्रोमा जो है इसको 2 भाग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें कॉर्टेक्स, वल्कुट या कॉर्टेक्स। सेकंड है इसमें मेडुला या मध्यांश, मेडुला या मध्यांश होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है वो कौन सा बताया? पेरिफेरल। यानी ये कौन सा पार्ट होता है इसका? पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है। ये ज्यादा सघन होता है, ज्यादा ठोस होता है ये, ठीक है। इसके अलावा जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेडुला बीच वाला भाग है, ठीक है, जो मतलब अपन कहेंगे भाई ज्यादा सघन नहीं होता ये, ठीक है। और इसको अपन बात बोल सकते हैं इसको मिड पार्ट, ठीक है। अंडाशय के स्ट्रोमा का जो मिड पार्ट है, मध्य वाला जो भाग है होता है, जो कि कम सघन माना गया है, ठीक है, कम ठोस होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? मध्यांश या मेडुला बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोमा ही 2 पार्ट के अंदर बटा होता है। हालांकि इसके जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में बहुत सारी क्या फैली होती है? इसमें मतलब फॉलिकल सेल्स फैली होती हैं, ठीक है, पुटक कोशिकाएं फैली होती हैं इसके, है ना, कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी, ठीक है भाई, बहुत सारी फॉलिकल सेल्स हैं, पुटक या जिनको हम बोलते हैं कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिकाएं। ये आदि जनन कोशिकाएं इसी पेरिफेरल पार्ट के अंदर मतलब फैली होती हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, नर्व फाइबर्स हैं, है ना, रक्तवाहिकाएं हैं, तंत्रिका तंतु हैं, ये सब भी फैले होते हैं। फिर मेडुला वाले भाग में इसमें भी होते हैं, ठीक है, इसमें भी जैसे फॉलिकल सेल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ठीक है, या नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है। तो वो सब होते हैं लेकिन कम होते हैं। मेडुला वाले भाग में क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। और कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी अंडाशय की। अब हम इसी अंडाशय में जो अंडाशय के अंदर जो अंडजनन oogenesis जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, ठीक है, वो देखते हैं। देखो अंडाशय वाला जो पार्ट होता है मादा में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। अब इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में या आपके जो बोर्ड एग्जाम है उनमें, ठीक है, पूछे जाते हैं। देखो अंडाशय में अंडजनन किस प्रकार से होता है वो देखेंगे अपन, इसी का जो पार्ट है वो, ठीक है। अंडाशय में अंडजनन, oogenesis in ovary, oogenesis in ovary या अंडाशय में अंडजनन, अंडाशय में अंडजनन, ठीक है। देखो अंडाशय में अंडजनन की जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको देखने से पहले इसको थोड़ा रफली डायग्राम देखते हैं अपन। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इसकी जो एलएस होती है, अंडाशय की जो एलएस होती है वो इस प्रकार से है, ठीक है, इसकी जो एलएस है वो इस प्रकार से देखते हैं अपन, ठीक है। अब ये अंडाशय की भित्ति है भाई, ठीक है,
और इस अंडाशय की भित्ति का जो कोर्टेक्स वाला भाग होता है, उस कोर्टेक्स वाले भाग में क्या होती है, बहुत सारी पीजीसी फैली होती है, ठीक है। और साथ में कुछ तंत्रिका तंतु हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सब भी फैली होती हैं, ठीक है। यानी कोर्टेक्स वाला भाग जो होता है ना, कोर्टेक्स वाला भाग चाहे कहीं का ही हो, चारों तरफ, ठीक है, इस कोर्टेक्स वाले भाग में क्या होते हैं, तंत्रिका तंतु, रक्तवाहिकाएं, ठीक है, और पीजीसी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ये फैले होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अंडाशय में जो अंडजन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है अंडाशय में, स्ट्रोमा वाला जो भाग है वो परिधि वाला भाग है ना, ये कौन सा है, पेरिफेरल है, ठीक है, पेरिफेरल पार्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसमें फॉलिकल सेल्स होती हैं, फॉलिकल सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्व फाइबर्स भी होते हैं, और ये डेंस पार्ट माना गया है। कैसा पार्ट माना गया है, डेंस पार्ट माना गया है इसको, ठीक है, सघन भाग माना गया है, नर्व फाइबर्स, ये सब होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया जो है वो कब शुरू होती है, ठीक है। जैसे मनुष्य, नर मनुष्य में टेस्टिस के अंदर जो शुक्र जनन प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन, शुक्राणुओं का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, वो माना गया है किशोरावस्था में। यानी अपन कहीं भी 12 से 13 वर्ष या 12 से 14 वर्ष की आयु में जैसे ही मतलब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, यौवन आरंभ होता है, या किशोर अवस्था स्टार्ट होती है, तब शुक्र जनन होता है, सही है। लेकिन अंडाशय में अंड जनन कब होता है, तो अंडाशय में अंड जनन की जो शुरुआत है, ठीक है, अंडाशय में अंड जनन की शुरुआत कब हो जाती है, वो हो जाती है भ्रूणीय अवस्था में, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही अंडाशय में अंड जनन शुरू हो जाता है, या यूं कहें हम कि मादा भ्रूण जब गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है, मादा भ्रूण जब गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है, ठीक है, उसी अवस्था में जब उसके भाई अंग प्रत्यंग बन चुके होते हैं 5 महीने के अंतर्गत, ठीक है, तो अंग प्रत्यंग बनने के बाद जब अंडाशय बन जाते हैं मादा के अंदर, तो उस समय ही अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, ठीक है। और ये मानते हैं कि जो भ्रूणीय अवस्था में शुरुआत हो गई थी अंड जनन की, ठीक है, परंतु वे सबकी सब फॉलिकल सेल जो होती हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं। कब तक रहेंगे निष्क्रिय अवस्था में, जब तक वो मादा शिशु जन्म नहीं लेगा और किशोर अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, यानी 11 से 13 वर्ष की आयु जब प्राप्त कर लेगा तब तक वो निष्क्रिय रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या बनने के बाद ऐसी कैसी रहती हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला, अंडाशय की भित्ति का जो मध्य वाला पार्ट था, उस जर्मिनल एपिथेलियम में विभाजन होंगे, विभाजन होने से फॉलिकल सेल्स बन चुकी हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि माइटोसिस वाला जो युग्मक जनन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो oogonia बन जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें ग्रोथ होती है तो प्राइमरी oocyte बनती है, ठीक है, फिर उसमें मियोसिस होता है तो सेकेंडरी oocyte बनती है, फिर ओवम बनता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले जो क्लासेज हैं उसके अंतर्गत। लेकिन ये ध्यान रखना कि शुरुआत जो है भ्रूणीय अवस्था में हो गई थी, और इसमें बहुत सारी फॉलिकल सेल्स लाखों की संख्या में oogonia बन जाते हैं, ठीक है। और वो लाखों की संख्या में बने हुए oogonia ऐसे कैसे रहते हैं, परंतु जन्म लेने के बाद में हम देखें तो किशोर अवस्था आते आते, यानी मादा शिशु मादा के अंदर किशोर अवस्था आते आते उनकी संख्या 60,000 से लेकर के 80,000 तक रह जाती है बस। यानी वो लगातार क्या होते रहते हैं, मतलब डिजनरेट होते रहते हैं, विघटित होती रहती है, और अन्य जो फॉलिकल सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती हैं, पोषण उपलब्ध करवाती रहती हैं, ठीक है। तो शुरुआत कब मानते हैं, अंडाशय में अंडजनन की शुरुआत मानते हैं भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। लेकिन ये फॉलिकल सेल्स किशोरावस्था तक क्या रहेंगी, निष्क्रिय रहेंगी। किशोरावस्था तक आते आते भी मादा के दोनों अंडाशयों के अंदर 60,000 से 80,000 तक oogonia प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही किशोर अवस्था आती है,
जैसे ही क्या कौन सी अवस्था आती है, टीन एज आती है, किशोरावस्था आती है, ठीक है, यानी 11 से 13 वर्ष की आयु में मादा आती है, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही पीयूष ग्रंथि ने, ठीक है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का भाग होता है, और उसको बोलते हैं हेडमास्टर ग्लैंड, ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है वो। तो पीयूष ग्रंथि किशोरावस्था में जैसे ही मादा आती है, वैसे ही पीयूष ग्रंथि एक तो एफएसएच और एक एलएच, यानी पीयूष ग्रंथि के जो अग्र भाग है ना, अग्र पीयूष ग्रंथि अपन बोल सकते हैं। देखो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो अग्र एडिनोहाइपोफाइसिस और एक पश्च न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है ना, वो क्या करता है, एफएसएच और एलएच दो हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। जैसे ही एफएसएच मिलता है, रुधिर के द्वारा आता है, भाई पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधे रुधिर में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, अपने हार्मोन को एफएसएच को किसमें छोड़ा, रुधिर में, और रुधिर के द्वारा वो हार्मोन कहां आ गया, अंडाशय के पास में आ गया। जैसे ही अंडाशय में फोलिकल सेल्स ने एफएसएच प्राप्त किया, ठीक है, जैसे ही एफएसएच मान लो इस फोलिकल सेल ने प्राप्त कर लिया, तो वैसे ही एफएसएच प्राप्त करके ये क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, ठीक है, और अपने आकार में वृद्धि करके किसका निर्माण करती है भाई, ये निर्माण करती है प्राइमरी फॉलिकल का। किसका निर्माण करती है, ये प्राइमरी फॉलिकल का। ध्यान से सुनना, शुरुआत हो गई थी भ्रूणावस्था में, निष्क्रिय बनी रहती हैं, जन्म यानी किशोरावस्था तक आते आते इनकी संख्या 60 से 80 हजार रहती है, जन्म के समय लाखों की संख्या में होते हैं, ठीक है। और 11 से 13 वर्ष में जैसे पीयूष ग्रंथि ने एफएसएच छोड़ा, कोई भी एक फोलिकल सेल, देखो अंडाशय में, दोनों अंडाशयों में या तो 2 फोलिकल सेल, 3 फोलिकल सेल्स, एवरेज हम मानते हैं 1 फोलिकल सेल्स, ठीक है। तो कोई भी एक फोलिकल सेल ने क्या किया, पीजीसी ने क्या किया, एफएसएच प्राप्त किया और अपने आकार में वृद्धि की, और अपने आकार में वृद्धि करके किसमें बदल गई, वो प्राइमरी फॉलिकल में। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, उस अंदर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊगोनिया। क्या बोलते हैं, ऊगोनिया होती है वो, ठीक है। अब क्या होता है, इस ऊगोनिया पर एक कणिकीय आवरण का निर्माण हो जाता है। किसका आवरण का, कौन से आवरण का, कणिकीय आवरण का निर्माण होता है, और उस कणिकीय आवरण को बोला जाता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। यानी ये क्या है, ये है मेम्ब्रेना, है ना, जो आवरण होता है, उस आवरण को क्या नाम दिया, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, ये ऊगोनिया ही है, ठीक है। और जैसे ही ये माना जाता है कि मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बन जाता है, ठीक है, वैसे ही ऊगोनिया भी किसमें बदल जाती है, वैसे ही ऊगोनिया भी बदल जाती है किसमें, ऊसाइट में। यानी ये क्या बन चुकी है, प्राइमरी ऊसाइट बन चुकी है। ध्यान से सुनना ना, एफएसएच प्राप्त किया किसी एक फोलिकल सेल ने, अपने आकार में वृद्धि की, अपने आकार में वृद्धि करने के बाद में कोई ये जो फोलिकल सेल्स है, ये फोलिकल सेल जो पुटक कोशिका, ठीक है, इस फोलिकल सेल्स ने अपना आकार बढ़ाया और किस में बदल गई है, प्राइमरी फॉलिकल में। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ऊगोनिया होता है। ऊगोनिया पर एक विशेष मोटे कणिकीय आवरण का, ठीक है, यानी ग्रेन्युलर पार्ट या एनवेलप जो कवर वो बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बोलते हैं आवरण को। और आवरण के अंदर जो बदल गई संरचना, ऊगोनिया किससे बदल गई है, प्राइमरी ऊसाइट में। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा होता है ना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ये प्राइमरी ऊसाइट है भाई, ठीक है। और ये मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा धीरे धीरे क्या करता है, ये मतलब एक अपने उद्विकास या अपने विकास के क्रम में क्या करता है, ये थीका लेयर का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है भाई, थीका लेयर का निर्माण कर लेता है। और वो थीका लेयर, जैसे मान लो ये हम कहें कि भाई ये जो थीका लेयर है, ठीक है, ये बन गई है इसके अंदर थीका लेयर, ठीक है। वो थीका लेयर जो होती है ना,
बाहर की तरफ बनने वाली थीका एक्सटर्ना, बाहर की तरफ बनने वाली क्या होती है, थीका एक्सटर्ना, और अंदर की ओर बनने वाली क्या होती है, थीका इंटरना, थीका इंटरना। ठीक है, तो थीका लेयर बन चुकी है, किस पर बन चुकी है, प्राइमरी oocyte पर बन चुकी है, और थीका लेयर किसका रूपांतरण है, तो आप बताएंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का रूपांतरण है। जैसे ही थीका लेयर थीका बनती है, ठीक है, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल में। किसे बदल जाती है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में बदल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, गुहा बन जाती है। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। ठीक है, क्या है भाई, ये एक सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या बन गई, धीरे धीरे गुहा बन गई। उस गुहा को हम क्या बोलेंगे, उस गुहा को बोलेंगे एंट्रम केविटी। तथा गुहा रहित जो क्षेत्र होता है, गुहा रहित जो क्षेत्र होता है, उस गुहा रहित क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो ये तो गुहा बनी है ना, ठीक है, इस गुहा को क्या बोलेंगे, इस गुहा को बोलते हैं एंट्रम कैविटी या गह्वर गुहा। ठीक है, और गुहा रहित जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के अंदर क्या स्थित होती है, सेकेंडरी oocyte स्थित होती है। यानी प्राइमरी oocyte बन गई थी कब, जब मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बना था। ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बदल गया, आवरण बदला है थीका लेयर में। ठीक है, तो थीका लेयर बन गई, ठीक है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ। अब जब ये थीका लेयर बनी है, तब प्राइमरी फॉलिकल किसे बदल चुकी है, सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, इतनी बातें। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि थीका सेकेंडरी फॉलिकल जो थी उसके अंदर गुहा बन गई है, तो एंट्रम केविटी गुहा। ठीक है, और गुहा रहित वाले क्षेत्र के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी oocyte होती है। और ये सेकेंडरी oocyte जो होती है ना, ये क्या ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये हैप्लॉइड होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, ये हैप्लॉइड होती है, अगुणित संरचना होती है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र संख्या आ जाती है, मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका अब तक। ठीक है, अब क्या होता है, देखो इसमें जो मतलब इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होती है, ये मान लो सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte पर दो आवरण का निर्माण बन जाता है। ठीक है, जिसको जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा बाहर वाला बन गया। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो ये तो बन गया है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और इसके अंदर वाला ये जो आवरण है, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte जो होती है ना, ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर अब स्थित है, ठीक है, जिस संरचना के अंदर ये स्थित होती है, उस संरचना को क्या बोलेंगे अब, जैसे ही जोना पेल्यूसिडा कोरोना रेडिएटा बन जाते हैं, वैसे ही जो सेकेंडरी फॉलिकल थी, ये फॉलिकल भी किसे बदल गई है, अब ये बदल चुकी है टर्सरी फॉलिकल में। किसे बदल चुकी है, टर्सरी फॉलिकल में बदल चुकी है, तृतीयक पुट्टिका में। और इस तृतीयक पुट्टिका को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं भाई, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुट्टिका। क्योंकि टर्सरी फॉलिकल की जो खोज की थी वो किसने की थी, रेंडर दी ग्राफ ने। यानी ये जो टर्सरी फॉलिकल कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसके अंदर स्थित ये संरचना क्या है, सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में बाहर वाला जो आवरण है वो तो क्या है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अंदर वाला जो आवरण है वो क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ये अंदर वाला। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, ये सेकेंडरी oocyte स्थित होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो टर्सरी फॉलिकल है उसके अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है, कुछ विशेष तंतु में रज्जु होते हैं। ये विशेष तंतु में रज्जु, ठीक है, इन विशेष तंतु में रज्जुओं की सहायता से ही ये स्थित होती है, इसके अंदर जुड़ी होती है। ठीक है,
तो इन विशेष तंतु में रज्जुओं को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस बोलते हैं, प्रोलीजेरस बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस प्रोलीजेरस या विशेष तंतुमयी रज्जु बोलते हैं, जिनकी सहायता से ये सेकेंडरी oocyte इसके अंदर स्थित होती है, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद में क्या हुआ आगे, ये प्रोसेस चल रही है oogenesis, ठीक है। यानी किशोरावस्था स्टार्ट हो चुकी है, एफएसएच मिलते ही ये सब हुआ, ठीक है। मैंने बताया था कि किशोरावस्था शुरू होती है तो पीयूष ग्रंथि एफएसएच और एलएच का स्राव करती है, ठीक है। अब एफएसएच शुरुआत में देखो, शुरुआत में एफएसएच का लेवल क्या था? ज्यादा था। एलएच का लेवल क्या होता है? कम। लेकिन 14th डेज यानी 14वें दिन तक आते आते 14th डे तक आते आते क्या हुआ? एलएच का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि एफएसएच का लेवल क्या हो जाए उसके अकॉर्डिंग कम हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एफएसएच कम स्राव करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एलएच का लेवल ज्यादा हो गया तो एफएसएच का लेवल उसकी तुलना में क्या हो गया? कम हो गया भाई, ठीक है। तो हम ये बोले कि एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। अब बढ़े हुए एलएच के कारण, बढ़े हुए एलएच हार्मोन के कारण क्या होता है? एलएच सर्ज हो जाता है, एलएच सर्ज हो जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, कि एलएच सर्ज क्या है। तो आप बताएंगे कि आर्तव चक्र के 14वें दिन, आर्तव चक्र के 14वें दिन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एलएच हार्मोन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। कब? 14th डे को, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। और एलएच सर्ज के कारण ही, एलएच सर्ज के कारण क्या होती है कि जो ग्राफियन फॉलिकल जो होती है ना, टर्सरी फॉलिकल जिसको हम बोल रहे हैं, ये टर्सरी फॉलिकल जो है ये क्या होती है? अंडाशय की सतह पर आती है इस प्रकार से, ठीक है। ये अंडाशय की सतह पर आकर क्या होती है भाई? फट जाती है। अंडाशय सतह पर आकर क्या हो गई भाई? ये फट गई इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब जुड़ी हुई स्ट्रक्चर थी सेकेंडरी oocyte, ठीक है, वो कहाँ आ गई? वो बाहर आ जाती है। सेकेंडरी oocyte क्या हो गई? बाहर आ गई, ठीक है। ये जो कोरोना रेडिटा हो गया, इसका जोना पेलुसिडा, और ये सेकेंडरी oocyte। और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte का अंडाशय की सतह से, अंडाशय की जो सतह फटने के बाद बाहर आ जाना, वो प्रोसीजर कहलाता है ओव्यूलेशन। क्या कह लेते हैं इसको? ओव्यूलेशन कहते हैं या अंडोत्सर्जन कहते हैं। ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्जन, ठीक है। अब ओव्यूलेशन वाला जो पॉइंट है ये पूछा गया है कि ओव्यूलेशन क्या है, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है? तो आप बताएंगे कि आर्तव चक्र के 14वें दिन जैसे ही एलएच सर्ज होता है, ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटिका अंडाशय की सतह पर आकर फट जाती है। तो सेकेंडरी oocyte अंडाशय से उत्सर्जित होकर के, अंडाशय से उत्सर्जित होकर कहां चलेगी? अंडवाहिनी में, ठीक है। और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। आर्तव चक्र के 14वें दिन एलएच सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल फट गई है ना, अंडाशय से सतह आकर फट जाती है। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो कहां निकल गई? बाहर निकल गई। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है या टर्सरी फॉलिकल है, इसके कार्य क्या है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल, देखो टर्सरी फॉलिकल की खोज किसने की थी? रेंडर दी ग्राफ ने की थी, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया था ग्राफियन फॉलिकल। तो ध्यान रखना कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल ये क्या करती है भाई? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ये हार्मोन स्रावित होते हैं। जब ये कौन स्रावित करता है? जैसे अपन भाई जैसे ऊपर की बात करें तो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, मादा जनन हार्मोन है। परंतु अगर मान ले हमने कि अंडाशय में भी कौन सी संरचना स्रावित करती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कौन करती है? ग्राफियन फॉलिकल करती है, जिसको तृतीयक पुटिका या टर्सरी फॉलिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है मादा में गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना, मादा में गौण लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करना, या यूं कहते हैं हम
कि मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे मतलब आवाज का पतला होना है, स्तनों का विकास होना है, या फिर हम कहेंगे भी त्वचा पर कम बालों का होना है, ठीक है, त्वचा का मुलायम होना है, गौण लैंगिक लक्षण ये विकसित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन एक तो, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। इसके अलावा ये हार्मोन और क्या काम करता है, ये हार्मोन मादा जो जननांग होते हैं, मादा जननांग उनकी परिपक्वता, उनकी मैच्योरिटी, ठीक है, परिपक्वता तथा उनके विकास के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी माना गया है एस्ट्रोजन हार्मोन। और इसीलिए इस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो अन्य नाम है वो है लेडीज हार्मोन। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेडीज हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, या यूं कहें अपन लेडीज हार्मोन बोलते हैं, स्त्रीत्व या नारीत्व हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इससे यानी ग्राफिन फॉलिकल या ट्रसरी फॉलिकल द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन की बात होगी। अब ये क्या होता है, जैसे ये फटकर चली गई, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल फट गई अंडाशय सतह पर आकर, तो सेकेंडरी oocyte चला गया। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन। किसके कारण हुआ, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या है बता दोगे। अब देखो इस फटी हुई ग्राफिन जो पुट्टिका होती है, ग्राफिन फॉलिकल जो होती है, ठीक है, इस फटी हुई ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एलएच हार्मोन के कारण ही, एलएच हार्मोन के कारण ही क्या होते हैं, ल्यूटीन कण, पीले रंग के जो ल्यूटीन कण हैं वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, ये है ल्यूटीन कण, ठीक है, इनको बोल सकता हूं मैं ल्यूटीन ग्रेन्यूल, ल्यूटीन ग्रेन्यूल बोल सकते हैं। ये ल्यूटीन कण जम जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर एक ठोस गोल पीले रंग की संरचना बदल जाती है, और इस ठोस गोल पीले रंग की संरचना को क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है ये स्रावित करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसको स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। कब भाई, तुरंत बाद में, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है, गर्भावस्था को बनाए रखना, प्रेगनेंसी को स्टेबिलिटी देना, गर्भावस्था को बनाए रखना, इसका काम होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। यानी प्रत्येक माह है गर्भाशय तैयारी करता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन की, भ्रूण के रोपण की, ठीक है। और उसी दौरान जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल के आ गई है, अंडाणु जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली समझने के लिए बोलते हैं अंडाणु, वास्तव में ये सेकेंडरी oocyte होता है, ये बाहर आ गई। अगर मान लो इसका फर्टिलाइजेशन हो गया अंडवाहिनी में, ठीक है, तो गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रही है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो ये गर्भावस्था को बनाए रखेगा फिर तो, ठीक है। यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, फटी हुई ग्राफिन पुट्टिका में ल्यूटीन कण जम जाने से, ल्यूटीन कण जम जाने से एक गोल ठोस पीले रंग की जो संरचना है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। अब बात आती है, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, देखो है ना, यदि क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन छोड़ रही है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, प्रेगनेंसी को स्टेबिलिटी देना, ठीक है, यानी गर्भावस्था को बनाए रखना। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो कॉर्पस ल्यूटियम लंबे समय तक बनी रहेगी, बच्चे के जन्म तक बनी रहेगी और लगातार प्रोजेस्टेरोन छोड़ती रहेगी, ठीक है, ताकि गर्भावस्था बनी रहे। और जब बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, जन्म के समय में जो अपन कहेंगे 270 दिन की जो अवधि मानी गई है मनुष्य में, गेस्टेशन पीरियड, गर्भ अवधि मानी गई है, ठीक है, वो जब पूरा हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ही स्रावित करती है क्या, रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि प्रसव क्रिया को स्टार्ट करवाता है, प्रसव क्रिया में सहायता करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कब स्रावित होता है, ये प्रसव के समय, बच्चे के जन्म के समय ये स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है। ये तो कब कंडीशन है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, निषेचन नहीं हुआ,
अंडाणु को ये जो सेकेंडरी oocyte है ये गई अंडवाहिनी में, अंडाणु गया है और उसको शुक्राणु मिला ही नहीं, फलस्वरूप निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के किस में बदल जाती है, ये बदल जाती है कॉर्पस एल्बिकेंस में। किस में बदल जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, ठीक है। और कॉर्पस एल्बिकेंस बनने का मतलब है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाना, एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम हो जाना। फलस्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर जिसने तैयारी कर रखी थी वो फट जाती है, ठीक है, और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी योनि मार्ग से रुधिर स्राव होता है और उस रुधिर के साथ में ही जो सेकेंडरी oocyte है, अनिषेचित अंडाणु, ठीक है, ये भी बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस चलता है कब, अगर निषेचन नहीं हुआ तब कॉर्पस ल्यूटियम किस में चेंज होगी, कॉर्पस एल्बिकेंस में, ठीक है। अगर निषेचन नहीं होता है तब बदलती है। और एल्बिकेंस का मतलब है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा का कम हो जाना, और इनकी मात्रा कम होते ही पीयूष ग्रंथि वापस क्या करेगी, एफएसएच छोड़ेगी, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एफएसएच तब ही छोड़ती है जब रुधिर, मादा शरीर के अंदर जो रुधिर है उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाए, कम। अगर उनका लेवल बढ़ा हुआ है तो पीयूष ग्रंथि एफएसएच नहीं छोड़ती है। इसका मतलब जब तक प्रेगनेंसी चलती है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तब तक एफएसएच स्रावित नहीं करती पीयूष ग्रंथि। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ी रहती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था अपना अंडाशय में अंडजनन, ठीक है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अंडाशय में अंडजनन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। आज हमने अंडाशय की जो बाह्य संरचना है, अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है और अंडाशय में जो अंडजनन प्रक्रिया है, ठीक है, वो और साथ में कुछ विशेष बिंदु जो हैं, ठीक है, भी कौन सी संरचना कौन से हार्मोन छोड़ती है, एलच सर्ज क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ठीक है, कब शुरू हो जाता है, ठीक है, अंडाणु का निर्माण कब शुरू होगा, ठीक है, तो किशोरावस्था में। अंडजनन शुरू कब हो गया था, तो भ्रूणीय अवस्था में शुरू हो गया था। ग्राफियल फॉलिकल के क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या काम है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, रिलैक्सिन कब होता है, लेकिन ये बच्चे के जन्म के समय होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था अपना आज की क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास जो है वो अपनी आगे, मतलब इसमें अंडवाहिनी है, गर्भाशय है और योनि है और भग, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, ठीक है। जुड़े रहें हमसे और लगातार जो क्लासेज हैं उनसे आप अपने आप को लाभान्वित करते रहें। अपने जो रिश्तेदारों के अंदर जो भी बच्चे हैं जो मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं भी, ठीक है, उनको भी आप एडवाइस करें और क्लास लेने के लिए प्रेरित करें। निश्चित रूप से उनको मतलब इन चीज़ों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।